नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी क्लासेस ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के सवालों को हल करेंगे जो सीजीटेट में आया हुआ है और साथ ही अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस रोग के नाम से भी जाना जाता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए को केमिकल क्या है? केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेराल। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स जिसमें हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। साथ ही बुजुर्ग और महिलाओं में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस। और विटामिन डी मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश में जो है मिलता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेराल। विटामिन के को बोला जाता है फिलोक्विनोन। और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। जब किसी के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त बहने लगता है और थक्का बनना बंद हो जाता है। ठीक है। विटामिन ए को रेटिनल बोलते हैं। इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई जो है जनन क्षमता के लिए जाना जाता है, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, जनन क्षमता। इसकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, अर्थात विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनना है। अभिकथन क्या है? कुछ कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती है जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है। ये बिल्कुल ही सही है। G0 जो कोशिका विभाजन की एक अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, निष्क्रिय हो जाता है। कारण क्या है? G0 अवस्था मीटोजेन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक अर्थात ATP की अनुपलब्धता के कारण होती है। जब ATP और मीटोजेन नहीं रहता है G0 फेज में, इसी वजह से कोशिका विभाजन की जो क्रिया है वो रुक जाती है। ठीक है। ATP को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, ऊर्जा का ये करेंसी है। तो दोनों ही सही हैं, अभिकथन और कारण। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ए हमारा सही आंसर हो। कोशिका विभाजन के बारे में बात किया जाए तो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से वैसे तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, ठीक है। एक होता है असूत्री विभाजन जो कि बैक्टीरिया में होता है। उसके बाद होता है एक समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं। समसूत्री विभाजन जो कि कायिक सेल्स में होता है, मतलब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस सेल डिवीजन बोला जाता है। मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो है जनन कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव जो सेल है उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसी विभाजन के द्वारा स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें 70 इस प्रकार के राइबोसोम जो है मिलता है। ठीक है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 इस। ये जो राइबोसोम होता है क्या करता है? हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है ये राइबोसोम। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। अब ये जो राइबोसोम मिलता कहाँ है? तो जो ER होता है, रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी में राइबोसोम जो है चिपका रहता है और इसी के द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। प्रोकैरियोट्स में जितने भी बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक जीव है। और इसमें 70 इस प्रकार का जो है राइबोसोम 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए ये क्या है? न्यूक्लियस है कोशिका के अंदर का। और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ये है स्मूथ ER, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं मिलता है। ये है रफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो दानेदार संरचनाएं दिखाई दे रही है यही है राइबोसोम। ठीक है। तो राइबोसोम किससे चिपके रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही रहता है और इसी के द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, 70 और 80 80 जो है यूकैरियोटिक जो प्राणी उसमें मिलता है, जैसे कि मनुष्य। 70 निम्न वर्ग के जो प्रजाति होते हैं जैसे बैक्टीरिया, उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? कोशिका को प्रथम बार खोजा गया था। तो कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। स्लीडन और स्वान 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। सेल थ्योरी, कोशिका का जो सिद्धांत है वो सेल थ्योरी जो नाम से है उसको दिया गया था स्लीडन एवं स्वान के द्वारा। लेवेनहॉक ये जो है बैक्टीरिया की खोज के लिए जाने जाते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लेवेनहॉक ने ही किया था। वर्चो ओमनी सेल्यूलर सेल्यूलरी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। वर्चो जो है मतलब पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, हिंदी में बोला जाए तो कोशिका को पहली बार खोजा था रॉबर्ट हुक के द्वारा। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट
ब्राउन के द्वारा जो है केंद्रक का खोज किया गया था। कोशिका की खोज किया गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेवेनहॉक बैक्टीरिया की खोज से संबंधित है। स्लीडन एवं स्वान के द्वारा सेल थ्योरी दिया गया। वर्चो ओमनी सेल्यूलर सेल्यूलरी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इवानोवस्की एक साइंटिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने वायरस का खोज किया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करके हमें सही उत्तर चुनना है। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं? तो सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन करने वाला जो होता है उसको बोला जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ए का आएगा 3, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद द्वितीयक उत्पादकता में कौन आता है? तो उपभोक्ताओं द्वारा जो कार्बनिक तत्वों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है द्वितीयक उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो बी का आएगा 2, ए का 3, बी का 2। उसके बाद उत्पादक में सभी हरे पौधे आते हैं, तो सी का आ जाएगा 1। और आहार जाल, उसमें आ जाता है खाद्य श्रृंखलाओं का जो अंतर संबंध होता है, उसी को बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ के खाद्य जाल का निर्माण करता है। तो डी का आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 4। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जगत किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं होती है? तो जो प्रोटिस्टा है ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है परिभाषित सीमाएं नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव भी पाया जाता है। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं, जो न तो पूरी तरह से पौधे हैं, न जानवर और न ही कवक हैं। तो स्पष्ट रूप से ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्टा। जो मोनेरा है इसमें प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक जीव है वो किंगडम मोनेरा में आता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के जो सेल वाल हैं वो पेप्टाइडो ग्लाइकाल के बने होते हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकाल। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से परिभाषित हैं। ठीक है, मोनेरा के। उसी प्रकार जो फफूंद होते हैं, फफूंद के जो सेल वाल होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का। तो इसके भी अपना विशेषताएं पाई जाती हैं, परिभाषित है फफूंद भी। प्लांटी में सभी जो पौधे हैं वो आते हैं। और इसका सेल वाल जो है किसका बना होता है? सेल वाल सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का। तो ये भी परिभाषित है पूरी तरह से, लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। इसमें एक कोश की यूकैरियोटिक जीव शामिल है, जो ना तो पूरी तरह से पौधा है और ना ही पूरी तरह से जानवर है और ना ही पूरी तरह से कवक है। केच द ऑल बोला जाता है इसको, केच द ऑल ग्रुप के रूप में ये जाना जाता है प्रोटिस्टा। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न क्या है, सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में बड़ी ठंडी महसूस होगी, क्योंकि मार्बल टाइल्स क्या है? सर्दी के समय में जो मार्बल्स का टाइल होता है वो ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, किसकी तुलना में? लकड़ी की टाइल्स की तुलना में। इसका कारण क्या है? लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। लकड़ी की टाइल्स जो है ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल जो है इशू आ गया था। तो सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होती है, क्योंकि जो मार्बल टाइल्स है वो लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जैसे ही हमारा शरीर मार्बल्स के टाइल्स के टच में आता है, हमारे शरीर से ऊष्मा जो है तुरंत टाइल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। अगला प्रश्न क्या है, पवन ऊर्जा है तो यह एक आंतरायिक ऊर्जा है, इंटरमिटेंट एनर्जी है। बिल्कुल ही सही है, पवन ऊर्जा एक इंटरमिटेंट एनर्जी है। क्यों? तो ऐसी ऊर्जा जो मौसम के साथ ऐसी ऊर्जा जिसका उत्पादन मौसम के कारक के साथ बदलते रहता है, उसको बोला जाता है इंटरमिटेंट एनर्जी। तो पवन ऊर्जा एक अंतरायिक ऊर्जा है, मतलब इंटरमिटेंट ऊर्जा है। यदि हवा अच्छा चलेगा तो ऊर्जा का उत्पादन अच्छा होगा, और हवा चलना बंद हो जाएगा तो ऊर्जा का उत्पादन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक अंतरायिक ऊर्जा है, बिल्कुल ही सही है, पहला सही है। दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है, दूसरा भी बिल्कुल ही सही है। जहाँ पर बिजली का उपलब्धता नहीं है, तापी ऊर्जा का, वहाँ पर हम लोग पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दूसरा भी सही है। मौसम पर निर्भर नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये मौसम पर ही निर्भर है। तो तीसरा हमारा गलत हुआ। यह एक स्वच्छ ऊर्जा है, ये बिल्कुल ही सही है। चौथा, पवन ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा है, ये जो है प्रदूषण को बचाता है। तो 1, 3 और 4 जो है सही होगा, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है? तो सरल रेखीय गति जो है सबसे सरल प्रकार की गति है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण को हम लोग बोलते हैं चालन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसको बोला जाता है अंग्रेजी में कंडक्शन।
और कंडक्शन द्वारा एनर्जी का या हीट का जो ट्रांसफ़र है वो ठोसों में होता है। ठीक है, जब एक गर्म लोहे के छड़ को दूसरे ठंडे लोहे के छड़ के साथ मिला दिया जाता है तो ऊष्मा का जो प्रवाह है ठंडे छड़ से गर्म छड़ से ठंडे छड़ की ओर होने लगता है। ठीक है, तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है उसको कहा जाता है चालन या कंडक्शन, जो कि ठोस वस्तुओं में होता है। ठीक है, संवहन जो है द्रवों में होता है। द्रवों में ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है वो संवहन के द्वारा होता है। इसमें जो है द्रवों को बनाने वाले कणों का जो है स्थानांतरण भी होता है। विकिरण में भी विकिरण के द्वारा ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है? गैसों में होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में जब पहुंचता है तो उसको रेडिएशन अर्थात विकिरण के द्वारा ही पहुंचता है। इसमें भी जो कण होते हैं वो गर्म होकर दूसरे कण से टकराता है, उसको गर्म कर देता है। तो गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है चालन या कंडक्शन, जो कि ठोसों में होता है। अगला प्रश्न क्या कथन दिया है? एग्जर्शन, ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये बिल्कुल ही गलत है। जब बल्कि ऊष्मा का जो प्रवाह है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। गर्म से ठंडी की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, लेकिन बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये हमारा गलत हुआ। विभिन्न प्रणाली जिनके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे हैं चालन अर्थात कंडक्शन, संवहन और विकिरण अर्थात रेडिएशन। तो ये बिल्कुल ही सही है। ऊष्मा का चालन जो है, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो कारण आर हमारा बिल्कुल ही सही है, लेकिन कथन हमारा गलत है। तो कथन गलत है पर कारण क्या है? सही है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है। निम्नलिखित में से क्या यात्री के गिरने का कारण हो सकता है? तो चलती ट्रेन में खड़ा एक व्यक्ति है और अचानक ट्रेन जब रुकती है तो वो आगे की ओर झुक जाता है। बाइक में भी ऐसा होता है। तो उसका कारण क्या है? हमारा जो शरीर है ब्रेक लगाने की वजह से हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा है, शरीर का जो निचला हिस्सा है वो जो है रुक जाता है, लेकिन हमारे शरीर का जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो गतिमान रहता है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन के कारण जो जड़त्व उत्पन्न होता है उसकी वजह से ट्रेन में बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम की वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय क्षण स्थिर अवस्था में रहता है। जब एक क्षण को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो क्षण हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो कारण होगा उत्तर और दक्षिण दिशा, क्योंकि पृथ्वी भी एक क्या है? चुंबक की भांति कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरता है। कथन, अगला प्रश्न क्या है? कथन क्या है? वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है। बिल्कुल ही सही है, ये हमारा राइट आंसर है। कोई भी लेंस है, लेंस से अगर यहाँ वस्तु है तो उसकी दूरी को ही क्या बोलते हैं? लेंस से वस्तु की दूरी है। कारण क्या है? इसे वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है। ठीक है, इसके प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक मापते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्या है? परिभाषित ऐसा कुछ नहीं है कि प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। ठीक है, तो कारण हम इसको नहीं बोल सकते। तो कथन तो सही है कि वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है, लेकिन इसे वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है, यह ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है। तो कारण हमारा क्या है? गलत है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान करें। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है इसको मिलाना है। जैसे जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे हो, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण, इसको बोला जाता है पोल। यहाँ होता है फोकस दूरी और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे हो, जब वस्तु यहाँ रहता है तो प्रतिबिंब जो है दूसरे साइड में बनेगा। कहाँ पर? जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होता है तब प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो एक आ जाएगा 2। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो मतलब इधर, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। उसी प्रकार जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, जब वस्तु यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो बी का आ जाएगा 1। उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो जिस इसका उल्टा हो रहा है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से आगे बनता है, अर्थात वक्रता केंद्र से परे बनता है यहाँ। और जब फोकस पर रहता है, वस्तु जब फोकस पर रहता है तब प्रतिबिंब इन्फिनाइट में बनता है, अनंत पर बनता है। तो सी का आएगा 4 और डी का आ जाएगा 3। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र के परे हो तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो वक्रता केंद्र से परे अर्थात उसके आगे बनेगा। और जब प्रतिबिंब फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यह ऐसा आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा,
दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो यहाँ छोटा सा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है? तो मोटर गाड़ी में, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, जितने भी वाहन होते हैं उसके साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि वो पीछे की वस्तुओं को देख सके। वो प्रकाश को क्या करता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, जिससे उसका छोटा सा प्रतिबिंब जो है हमें दिखाई देने लगता है। तो मोटर गाड़ी में पीछे के चित्र को देखने के लिए या पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है और इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है वस्तु से। अगला प्रश्न क्या है? प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या बताती है। तो प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। ठीक है। आयाम क्या होता है? कोई जैसे जो लोलक घड़ी में जो लोलक लगा रहता है अपने माध्य स्थिति से आगे और पीछे जिस अधिकतम दूरी जो है तय करता है, जो अधिकतम दूरी तय की जाती है अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर लोलक घड़ी के द्वारा, उसी को उसका एम्पलीट्यूड अर्थात आयाम बोला जाता है। आवर्तकाल क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में आगे गए और आगे आगे फिर पीछे गए, तो एक दोलन करने में जितना समय लगाया जाता है उसे आवर्तकाल बोला जाता है, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में दोलन करने वाली कोई वस्तु है जो दोनों ओर दोलन कर रही है, एक सेकंड में जितनी बार वो दोलन करती है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या इसको बताती है, आवृत्ति को ही बताती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? डेस वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकता है। किस वजह से तेज ध्वनि जो है लंबी दूरी तय कर सकता है? तो किसी ध्वनि के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो किस पे निर्भर करता है? वो हायर एम्पलीट्यूड मतलब आयाम पर निर्भर करता है। तो आंसर आएगा हमारा उच्च आयाम। ठीक है। जिस ध्वनि की आयाम जो है जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा दूरी को तय करेगा। इसका संबंध ऊर्जा से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा सही होगा, हायर एम्पलीट्यूड। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, यदि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है तो प्रतिरोधक के दो टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की गणना करना है। तो हमें पता है जूल का जो तापन नियम है, जूल का तापन नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो क्या है? उसका फार्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी होता है। ठीक है। यहाँ एच क्या दिया है? एच क्या है? हीट है। हीट यहाँ दिया है 100 जूल। आई स्क्वेयर निकालना पड़ेगा। आर क्या है? रजिस्टेंस है 4 ओम गुणित टी क्या है? 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 4 इधर आके इधर पक्षांतर होगा तो आई का स्क्वायर होगा। तो जब भाग करेंगे तो ये जाएगा 25 बार में। तो जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 5। तो धारा हमारा निकल गया 5। अब हमें क्या निकालना है? विभवांतर। तो ओम का जो नियम है, ओम के नियम से क्या है? ओम का नियम वी इज इक्वल टू आर आई होता है। तो ठीक है, तो विभवांतर निकल जाएगा। आर दिया है 4 प्रश्न में और आई हम लोग निकाले हैं 5। तो विभवांतर कितना आया? 20। ठीक है। तो 20 वोल्ट जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा, 20 वोल्ट। अगला प्रश्न क्या है? मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट करेक्टली। दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान करना है। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर है ए का, ये जो चौथे नंबर का है, ये ट्रांजिस्टर है जिसमें क्या है? 3 टर्मिनल लगे रहते हैं ट्रांजिस्टर में। प्रतिरोध, तो ये दो जो पैरेलल लाइन दिया हुआ ये है अपना प्रतिरोध। तो ए का आएगा 4, 3 ठो में है प्रतिरोध। बी का आ जाएगा 2, तो बी का 2 ये। ठीक है। संधारित्र ये है पहला वाला और डायोड है तीसरा वाला। तो डी हमारा जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा संयोजन एक सर्किट दिखाता है जहां प्रत्येक बल्ब से बहने वाली धारा बिंदु x पर बहने वाली धारा के समान है? जब भी किसी परिपथ में धारा कब समान बहता है? जब जो बल्ब हैं आपस में क्या है, जब सीरीज में लगे रहते हैं तो धारा में बल्ब में समान धारा प्रवाहित होता है। लेकिन जब बल्ब पैरेलल लगा रहता है ऐसे तो जो है असमान धारा प्रवाहित होने लगती है। तो अब देखते हैं जिसमें ये और ये क्या है? पैरेलल है, तो इसमें समान धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, तो यहाँ भी समान धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। यहाँ भी ये क्या है? दोनों पैरेलल है, तो यहाँ भी समान धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ इसमें जब इसको हम मोड़ेंगे, इसको जब सीधा करेंगे तो ये सीधा ऐसे लाइन बनेगा, इसको जब सीधा करें तो ये इधर आएगा, इसको जब सीधा करेंगे तो ये सीधा आएगा, फिर जो है बल्ब ऐसा हो जाएगा। तो ये जो तीनों बल्ब हैं ये क्या है? आपस में एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो चौथे नंबर में है समान धारा प्रवाहित होगा बल्ब में भी और बिंदु एक्स में भी। तो इसका ऑप्शन आएगा डी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? 100 वाट विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है? तो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा या स्थानांतरित करेगा? उसका फार्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू ऊर्जा इज इक्वल टू होता है पावर इंटू होता है समय सेकंड में। ठीक है। तो यहाँ पावर कितना दिया है? 100 वाट इंटू समय 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा? 6000 जूल आएगा। ऑप्शन में 6000 जूल है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन क्या है? डिलीट होने वाला अगर ये प्रश्न है। ठीक है। डिलीट होने वाला प्रश्न है। और यदि निकटतम आंसर लेना है तो निकटतम आंसर होगा ये 3600 जूल।
तो या तो डी ऑप्शन आंसर होगा या फिर ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा डिलीट वाला है, क्योंकि आंसर ही नहीं दिया इसमें। ठीक है, और ऊर्जा निकालने का फार्मूला यही होता है, पावर इंटू समय। सॉल्व करो, 6000 आ रहा है, ऑप्शन में है नहीं। अगला प्रश्न क्या है, कथन क्या दिया है, लेजर लाइटें अत्यधिक दिशात्मक होती हैं। ये बिल्कुल ही कथन क्या है, सही है। लेजर लाइटें जो होती है वो दिशात्मक प्रवृत्ति की होती है। कथन का दूसरा क्या दिया है, लेजर का प्रयोग दांतों को सफ़ेद करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है। तो दूसरा हमारा क्या है, गलत है। चूंकि लेजर लाइटें दिशात्मक होते हैं इसलिए लेजर का प्रयोग दांतों को साफ करने में करते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, कथन नहीं है, ये कारण है। तो कथन लेजर लाइट के दिशात्मक होने की वजह से या कारण से लेजर का प्रयोग दांतों को साफ करने वाले उपकरण में करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कथन तो सही है लेकिन जो कारण बताया जा रहा है वो गलत है। तो कथन सत्य है लेकिन कारण मतलब दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। सही जोड़ी चुनिए। इमली, इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। चूना में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने के सोडा में होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो एक आएगा 3, एक आएगा सी, तो एक आएगा सी। उसके बाद चूना, चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 का ए, 2 का ए, तो ये इसमें आ रहा है, तो बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इमली में टार्टरिक एसिड होता है, चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। ये होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सॉरी ये होता है सोडियम कार्बोनेट। जो खाने का सोडा होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ये होता है खाने का सोडा। अगला प्रश्न क्या है, नींबू के रस में होंगे, तो नींबू के रस में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल में भी साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तो चूंकि अम्ल है तो इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, आयन जो है अधिक होगा, और OH माइनस आयन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये एसिड है। तो हाइड्रोजन प्लस आयन अधिक, OH माइनस आयन कम, ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोटेशियम परमाणु के लिए सत्य है। तो यहाँ ये पोटेशियम नीचे में 19 है और ऊपर में क्या है 39। तो ये जो 19 क्या दर्शाता है, परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ये ऊपर वाला किसको, परमाणु द्रव्यमान को दर्शा रहा है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यह है एटॉमिक नंबर और यह क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 39। अब क्या बता रहे हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु में 39 न्यूट्रॉन है, ये तो गलत है। परमाणु में 39 इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, और परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। तो परमाणु में 19 प्रोटॉन है, डी हमारा राइट आंसर होगा, डी। क्योंकि इसमें यहाँ 19 क्या है, परमाणु क्रमांक दर्शा रहा है। परमाणु क्रमांक जो है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटम में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। तो ये 19 प्रोटॉन्स के नंबर को दर्शा रहा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, दंत क्षय का कारण है लार के पीएच का। तो दंत क्षय कब होता है, जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थात जब पानी का पीएच जो वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तब जो है दंत क्षय चालू हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है, फ्लोरोसिस। ठीक है, तो दंत क्षय का कारण है लार का पीएच का 5.5 से कम हो जाना। अगला प्रश्न देखो, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन के जब रिएक्शन कराया जाता है तब लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इस प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या है, निकल रहा है, तभी तो लेड बना है। मतलब लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ लेड का हो रहा है अपचयन, मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ लेड का हो गया रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल गया। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, जुड़ गया है, तो कार्बन का हो रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन। कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन या रिडक्शन बोलते हैं उसको। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही, 2 एकदम सही है। अब लेड ऑक्साइड का अपचयन किया जा रहा है, तो 4 भी सही है। तो 2 और 4 हमारा राइट आंसर होगा, 2 और 4 जिस ऑप्शन में होगा ये दोनों राइट होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो 2 और 4 वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, मैं बोल दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो 3 आएगा। और यहाँ लेड का अपचयन किया जा रहा है, तो 4 आएगा, 3 और 4, तो 3 और 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कथन क्या है, एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और इसके घटकों के गुण को दर्शाते हैं। कथन बिल्कुल ही सही है। मिश्रण में
एक से अधिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं और जो घटक होते हैं वो अपना गुण को दर्शाता है। चीनी एक सजातीय मिश्रण है, चीनी एक मिश्रण नहीं है, ठीक है। चीनी एक सजातीय मिश्रण ना हो के क्या है, चीनी एक यौगिक है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। तो चीनी एक सजातीय मिश्रण है, ये गलत है। जब इसको पानी में घोल देंगे तब सजातीय मिश्रण बन जाएगा, लेकिन अभी चीनी एक सजातीय मिश्रण नहीं है क्योंकि यह क्या है, यौगिक है। तो कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक कहलाती है। तो तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन करते हैं, आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जो मिश्रण है, मिश्रण को गर्म किया जाता है और उसको बॉइलिंग पॉइंट के आधार बॉइलिंग पॉइंट तक उसको गर्म करते हैं। जब वो बॉयल होना चालू होता है अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसको पृथक कर लिया जाता है और फिर बाद में उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब दो अवयवों के जो बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है वो बहुत ही कम रहता है। बॉइलिंग पॉइंट में जब बहुत कम अंतर पाया जाता है दो द्रवों के, तो उसको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, और जब ठंडा करोगे तो गैस से फिर से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो सीजीटी में आए हुए थे। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।